Bismillahirrahmanirrahim. Today I'll teach you exercise 15.4 and this exercise is again related to trigonometric ratios. आपको trigonometric ratios के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए. पहले हम डिस्कस करते हैं that in a triangle there are 6 elements. 6 elements कैसे मौजूद हैं? There are 3 angles in a triangle and 3 sides in a triangle. अगर हम 3 साइड की बात करते हैं और फिर हम 3 एंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब टोटल हमें 6 एलिमेंट्स मिलते हैं. जो अब हम एक्सरसाइज करने जाएंगे इसमें टोटल 2 केसेस बनेंगे, जिसमें आपको पहला केस सामने दिया हुआ है. केस में क्या बात बताई जा रही है? यहाँ आपको 2 एंगल दिए जा रहे हैं एंड 1 साइड इज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड रिमेनिंग 2 साइड्स एंड द रिमेनिंग एंगल. आप इसको फाइंड कैसे करेंगे ये हम अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात की वजाहत दे दूं कि इस एक्सरसाइज में तकरीबन सवालात एक जैसे ही हैं और सिर्फ 2 डिफरेंट केसेस हैं. उन दोनों डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस करेंगे. पहला केस आपके सामने लिखा हुआ है. मैं इस केस के 2 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके दूंगा और बाकी क्वेश्चन के हम 10 सेकेंड्स की वीडियो क्लिप्स बना के आपको दिखा देंगे, जिनसे आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं. जो स्टेप मैं यहाँ फॉलो करूँगा वही स्टेप इसके सिमिलर केसेस में आप फॉलो करेंगे और उनको उसी तरीके से समझेंगे. जब केस डिफरेंट हो जाएगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जाएगी और उसके भी 2 क्वेश्चंस ऐसे सिंप्लीफाई किए जाएंगे जिनमें कंप्लीट डिटेल आपको बताई जाएगी. लेकिन उसके बाद के जो केसेस होंगे जो सिमिलर होंगे उनकी भी वीडियो क्लिप्स बना के आपको दिखाई जाएंगे, ताकि आपके वीडियो का ड्यूरेशन कम हो और आप उसे जल्द से जल्द समझ सकें. सो लेट्स गेट गोइंग एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? क्वेश्चन आपके सामने लिखा है. ये एक ट्राइंगल है एंड द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज PQR एंड यू कैन सी दैट एंगल Q is given, angle R is given and we need to find angle P. And here you can see that this side which is called PR or in short you can call it Q, और ये क्या है? 1 दी जा रही है. We need to find R and P. हमें R और P फाइंड करना है. साइड को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे ये R स्मॉल है, ये एंगल R के ऑपोजिट साइड है स्मॉल r, एंगल Q के ऑपोजिट साइड स्मॉल q और एंगल P के ऑपोजिट साइड स्मॉल p दिया जा रहा है. आप इसको थर्ड एंगल पहले फाइंड करने के लिए डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अगर तमाम एंगल को तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. अब मैं कहूँ कि 180 डिग्री में से ये 90 डिग्री है, जब मैं 90 डिग्री को माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 90 डिग्री. फिर मज़ीद उसमें से 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री. इसका मतलब कि ये एंगल P जो है ये 60 डिग्री है. लेकिन ये तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन की, हमें इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करके एग्जामिनर को दिखाना है. तो हमने जो ये प्रोसेस किया है इसी को हम अपना स्टेप 1 कहेंगे और स्टेप 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे. पहले हम सिंस का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का साइन बनाना चाहें तो ट्राइंगल का साइन बना दें. अगर आप यहाँ ट्राइंगल वर्ड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल Q प्लस मेजरमेंट एंगल R एंड दे आर इक्वल टू 180 डिग्री. सो द सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट एंगल P हमें फाइंड करना है. सो आई जस्ट राइट इट मेजरमेंट एंगल P. फिर इसके बाद मेजरमेंट एंगल Q विच इज़ 90 डिग्री, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं और ये साइन जो बॉक्स बना है ये परपेंडिकुलर को ही शो करता है, जिसका मतलब है 90 डिग्री एंगल. तो हमने इसे लिखा 90 डिग्री एंगल प्लस इसके बाद एंगल R आपको बताया जा रहा है जो कि 30 डिग्री है और इसे हम कहेंगे कि ये 180 डिग्री के बराबर है. जब कभी भी आप कोई भी एंगल लिखेंगे तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखेंगे कि ये एंगल का साइन है, आपने एंगल का साइन प्रॉपर तरीके से लिखना है. आप कभी भी ये साइन जो कि लेस देन का है, लेस देन का साइन आप एंगल की जगह
नहीं लिख सकते। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट को ये डिस्क्रिमिनेशन मालूम होना चाहिए, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ये लेस देन का साइन है और ये एंगल का साइन है। आप लेस देन का साइन कभी भी एंगल की जगह नहीं लिखेंगे। दूसरा, जब आप किसी एंगल को रिप्रेजेंट करें तो उस पर डिग्री का साइन ज़रूर लगाएं, ताकि ये मालूम हो सके कि किसी एंगल की वैल्यू को शो किया जा रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों को ऐड करके। जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ मिसिंग क्या है, हमने नहीं लिखा मेजरमेंट एंगल P, ये लिख दिया। अब ये प्लस 120 डिग्री जब इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस 120 डिग्री बनाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ गया और हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल P। अब हमने लिख लिया, और क्योंकि ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर था तो अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहें तो एक बॉक्स बना दें और यहाँ इस तरह ये हाईलाइट हो जाएगा कि ये रिक्वायर्ड था। अब आप देखें कि तीनों एंगल फाइंड हो चुके हैं। एंगल P is of 60 डिग्री, एंगल R is of 30 डिग्री एंड एंगल Q is of 90 डिग्री। एंगल Q एक राइट एंगल है। फिर इसके बाद अब हमें फाइंड क्या करना है, R और P को फाइंड करना है। R और P को फाइंड करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए और उनकी वैल्यूज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको मालूम है कि साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस के बराबर है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के बराबर है। ये तीन वैल्यूज़ आप याद रखें, इनके इन्वर्स को ना भी याद रखें तो आपको ये मालूम होना चाहिए। प्लस आपको इनकी वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। यहाँ आप सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैथमेटिक्स में जब कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को आप समझना चाहते हैं तो आपको शुरू से लेके आखिर तक के तमाम कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट इस वीडियो को देखा और आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वीडियो वैसे समझ ना आए जैसे समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू का ना पता हो, या आपको ये पता ना हो कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, तो आप इसको वैसे नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आप शुरू से तमाम वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आपने ना देखी हो। जिन स्टूडेंट्स ने देखी हैं तो उन्हें ये अब स्टेप समझ आ जाएगा। हम रेशो ले लेंगे किसी भी तरीके से। अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैं एंगल P की बात करूँ तो एंगल P के हिसाब से जो है मैं रेशो ले सकता हूँ, एंगल R के हिसाब से रेशो ले सकता हूँ, किसी भी तरीके से मैं रेशो ले सकता हूँ। अगर मैं इसे 30 डिग्री को कंसीडर करूँ, यहाँ मैंने क्या कहा 30 डिग्री, 30 डिग्री में किसका ले लेता हूँ, साइन का कंसीडर कर लेते हैं। साइन क्या है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये कैसे पता लगा कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस होगा, इसको दोबारा समझ लीजिए। क्योंकि ये 90 डिग्री है सो ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। हमेशा हम इसे क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। हमने कहा कि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, समझ आ गई बात। फिर इसके बाद ये, क्योंकि हम एंगल 30 कंसीडर करें तो 30 के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो 30 के साथ एडजेसेंट साइड है उसको क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये R यहाँ पे इस 30 डिग्री के हिसाब से क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, और ये फिक्स हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन बनाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर है इसलिए सिंस का साइन लगाया, लिखेंगे साइन, और साइन के बाद आप लिख लें कि मेजरमेंट एंगल R, हम एंगल R की बात करें और ये किसके बराबर है, ये है R अपॉन Q। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। हमने इसे लिख लिया। लिखने के बाद नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स, और फिर जो हमें फाइंड करना है तो हम उसे फाइंड करेंगे। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एंगल R विच इज, लेट्स सी, साइन मेजरमेंट एंगल R इज ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू R हमें फाइंड करना है और Q की वैल्यू क्या दी जा रही है, 1 दी जा रही है। आपको मालूम है कि 30 डिग्री जो है वो कितना होता है, 1/2। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि साइन 45 डिग्री कितना होता है तो 1/√2, और अगर मैं कहूँ कि साइन 60 डिग्री कितना है तो √3/2। मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया था कि
किस तरह, जब सिर्फ आप सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद रखते हैं तो आप बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस से आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो आप रफ वर्क में चार्ट बना के उन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में वो वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो। अब हम कहेंगे कि साइन 30 डिग्री कितना है, तो मैं कहूँगा 1/2, तो इसका मतलब है कि r किसके बराबर आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 1/2 के। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखा है तो हम 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी साइड की कोई भी आपको यूनिट दिया जाएगा तो आपको उस यूनिट को हर जगह फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ दिया जाता मिलीमीटर तो फिर आप यहाँ भी इस साइड के लिए भी मिलीमीटर लिखते, जब p फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी मिलीमीटर लिखेंगे। अगर आपको दिया जाता किलोमीटर तो आप यहाँ भी किलोमीटर शो करते, अगर यहाँ दिया जाता सेंटीमीटर तो आप यहाँ भी सेंटीमीटर शो करते। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से मैंने कोई यूनिट शो नहीं किया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट दिया जाए और आप नेक्स्ट जब साइड फाइंड करें और वहाँ उस यूनिट को नहीं लिखेंगे तो इस बात के आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए यूनिट का बहुत केयरफुली ख्याल रखिएगा। और अब हमने देखा कि हमने सेकंड फाइंड किया, ये भी हमारा रिक्वायर्ड था, सो वी नीड टू हाईलाइट इट। लेट्स हाईलाइट इट। आफ्टर हाईलाइटिंग नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अनदर साइड विच इज P। हम इसे फाइंड करेंगे, इसे भी हम उसी तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं अगर मैं 30 डिग्री को ही कंसिडर करूं तो क्या कहेंगे, 30 डिग्री के हिसाब से ये क्या कहलाएगा, ये बेस है, और ये क्या कहलाएगा 30 डिग्री के हिसाब से हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि ये फिक्स साइड है, ये परपेंडिकुलर था। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस बनता है। तो आपको यहाँ से जब आप साइड्स का रेशो फाइंड करेंगे तो वहीं से आपको पता लगेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन रहा है। तो हमने देखा कि कॉस बन रहा है। अगर आप साइन 60 डिग्री के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप इसे भी ले सकते हैं। अगर आप इसे लेंगे, ये कितना है, ये कहेंगे कि 60 डिग्री है। 60 डिग्री के हिसाब से ये क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस। तो हम दोबारा साइन की वैल्यू ही ले सकते हैं। मैं क्या कहूँगा, पहले इसी तरीके से शो करेंगे सिंस, और क्या लिखेंगे, साइन और मेजरमेंट एंगल P। अब बात हो रही है मेजरमेंट एंगल P की, और हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, ये है P/Q। P स्मॉल आएगा और Q भी स्मॉल आएगा, क्योंकि साइड की बात हो रही है। यानी अब इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हम क्या कहेंगे, साइन कितने डिग्री है, क्योंकि ये एंगल है P, और P एंगल अभी हमने फाइंड किया था कि ये 60 डिग्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइंड हो चुका है। इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है P, और हमारे पास Q की क्या वैल्यू दी जा रही है, 1। सो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इज √3/2, और P जो है वो हमें फाइंड करना है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू √3/2, और यूनिट यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ यूनिट नहीं दिया जा रहा था। अगर दिया होता तो ज़रूर लिखते। अब आप ये देखें कि हमें 3 एलिमेंट्स दिए गए थे और 3 एलिमेंट्स हमें फाइंड करने थे, और 3 एलिमेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं, यानी एक एंगल और 2 साइड्स हम फाइंड कर चुके हैं। इसी प्रोसेस से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ मैं एक क्लियरिटी आपको बता दूँ, एक बात बता दूँ, इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट आई थिंक क्योंकि आप सेकेंड स्टेप इस तरह कर चुके हैं तो ये सिमिलर स्टेप आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा बनिस्बत पाइथागोरस थ्योरम के। तो इसलिए आप पाइथागोरस थ्योरम से बेहतर है कि जैसे आपने सेकेंड स्टेप किया वैसे ही आप थर्ड स्टेप करेंगे। एंड आफ्टर डूइंग सो, बिकॉज वी हैव फाउंड द आंसर, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर, आंसर. So that question is solved, and after that now we are going to solve another similar question. अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि सेम केस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको 2 एंगल दिए जा रहे हैं और एक साइड दी जा रही है। जैसे कि
पार्ट 1 में आपको दिया जा रहा था। तो हम उसी तरीके से पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन फाइंडिंग मेजरमेंट एंगल बी, वी नीड टू फाइंड इट एंड द फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। आप अगर ज़बानी करना चाहें तो कर सकते हैं। टोटल 180 है, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 आंसर आएगा। लेकिन अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए यहाँ लिखेंगे एंगल ए 60 डिग्री है प्लस मेजरमेंट एंगल बी हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी और सी जो है वो हमें 90 डिग्री दिया जा रहा है और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री और 60 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे तो देखते हैं कि क्या बनता है, ये बनेगा 150 डिग्री। 150 डिग्री और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर हो गया। 150 डिग्री प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। अब हम 180 में से 150 डिग्री को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी डायरेक्ट करके भी बताया। 30 डिग्री पे डिग्री का साइन आप ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये हमने फाइंड किया और ये हमारा रिक्वायर्ड था, इसलिए हम इसे हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब हमने सी फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। सो आप कुछ भी पहले फाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा कोशिश किया करें कि हाइपोटेन्यूज को पहले फाइंड करें। तो सी, क्योंकि चाहे आप एंगल बी की बात करें या एंगल ए की बात करें, सी जो है वो फिक्स हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं यहाँ साइन के हिसाब से बात करना चाहता हूँ तो मुझे लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं कहूँ ये मुझे मालूम है तो ये परपेंडिकुलर किसके हिसाब से है, 60 डिग्री के हिसाब से है, तो यहाँ मैं साइन कंसिडर करूँगा। साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंस का साइन लिखा, फिर लिखेंगे साइन, रेशो साइन की बन रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए ओवर सी। ए अपॉन सी लिखने के बाद वी नीड टू पुट द वैल्यूज टू सिंप्लीफाई। हम क्या लिखेंगे, साइन ए कितने डिग्री है, यहाँ देखें 60 डिग्री दिया जा रहा है। फिर इसके बाद आप देखें ए हमें कितना दिया जा रहा है, 8 दिया जा रहा है, और सी हमें फाइंड करना है। आपको मालूम है कि साइन 60 डिग्री जो है वो अंडर रूट 3/2 के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 8/c। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या स्टेप करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे c को इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड पे डिवाइड करेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि स्टेप क्या बनेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 टाइम 8 इज 16 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 आ जाएगा। c की वैल्यू 16 अपॉन अंडर रूट 3 आई। अब हम इसे हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड था, हमें साइड फाइंड करनी थी, ये साइड हमने फाइंड कर ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे फाइंडिंग बी। बी हमें फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए हम दोबारा रेशो को कंसीडर करते हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करना हमारे लिए सूटेबल है। अब हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ इसे कंसीडर करूं, ये हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर चुके हैं, अगर मैं बी एंगल को कंसीडर करूं तो बी एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स साइड है। अगर मैं इसके हिसाब से कंसीडर करूं तो हाइपोटेन्यूज फिक्स साइड है, इसके हिसाब से ये बेस और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। मैं चाह रहा हूं कि साइन को ही ले लें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को ही यूज़ करें, हम कोई सी भी रेशो यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं 60 डिग्री के हिसाब से कहूँ कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये कॉस बन जाएगा। अगर मैं जो है किसी और तरीके से बात करूँ, मैं इसके हिसाब से कहूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिर आपको मालूम है कि ये 10 बन जाएगा। हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले सकते हैं। अगर मैं इस वक्त बात करूं यहाँ बी एंगल के हिसाब से, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन कहलाता है। तो हम यहाँ सिंस का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, साइन, और इसके बाद देखा जाएगा मेजरमेंट एंगल बी
और ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो b है और हाइपोटेन्यूज क्या है, c दिया जा रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइन मेजरमेंट एंगल b जो है वो कितने डिग्री था, 30 डिग्री है और ये हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं, आप दोबारा देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या कहेंगे, b कितना मौजूद है, b हमें फाइंड करना है और c हमने कितना फाइंड किया, ये हम देखेंगे कि 16/√3। ये क्या कहलाता है, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से समझ लें, ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का अपना न्यूमरेटर और अपना डिनोमिनेटर, इसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। एक सिंपल फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर का अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो सकता है। जैसे आपके सामने ही मौजूद है, ये न्यूमरेटर है, ये तो सिंपल दिया जा रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का अपना न्यूमरेटर और अपना डिनोमिनेटर दिया जा रहा है। नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, लेट्स सी द प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि ये इसकी क्या वैल्यू है, 1/2। 1/2 के बाद ये आपको याद रखनी पड़ेगी और ये आपको चार्ट नहीं दिया जाएगा। अगर मैं इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई में चेंज करते हुए इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, √3/16, b मल्टीप्लाई बाय √3/16। 16 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3, और ये दोनों नंबर यहाँ डिवाइड, 3 वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ डिवाइड कर रहा है, 16 डिवाइड कर रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई करने लग गया, और ये किसके बराबर है, b के बराबर है। हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं स्टेप लिख रहा हूँ, b किसके बराबर है, आप देखें यहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 टाइम 8 इज 16, तो ये कैंसिल हो गया। हम क्या लिखेंगे, 8 टाइम 1 इज 8 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, √3। क्या हम यहाँ कोई यूनिट लिखेंगे, हरगिज़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो साइड बताई जा रही है उसके साथ किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड था, इसलिए हम इसे हाईलाइट कर देंगे कि ये रिक्वायर्ड हो चुका है। सो हियर वी कैन सी दैट 3 elements had to be found and we have found those 3 elements. There was an angle and there was another side and then another side, ये सब हम फाइंड कर चुके हैं और इस लिहाज से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को जो कि आपके सामने मौजूद है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड केस है जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। अब इस केस को हम थोड़ा डिफरेंट स्टेप्स के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं उसमें हमें दिए जा रहे थे 2 एंगल और 1 साइड। फिर हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करते थे, उसके स्टेप्स अपने जहन में बिठा लीजिए। सबसे पहले हम थर्ड एंगल फाइंड करते थे। थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाया करते थे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। फिर उसके बाद हम उसकी 2 साइड्स फाइंड करते थे जो अननोन होती थी। अननोन साइड के लिए हम एक नोन और एक अननोन साइड से लेके रेशियो बनाते थे और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम उसे सिंप्लीफाई करते थे। अब जो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको 2 साइड दी जा रही है, F और D साइड आपको बताई जा रही है, E जबकि हमें फाइंड करनी है और हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल E यानी 90 डिग्री का दिया जा रहा है। तो अब ये सेकंड केस आप इसे कंसीडर करेंगे और सेकंड केस को देखते हैं कि हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम थर्ड अननोन साइड को फाइंड करेंगे जो कि E है, और इसे फाइंड करने के लिए वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट डज इट से, इट सेज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्राइंगल हम देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। अगर हम कहें कि 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप इस साइड में किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक एंगल की बात नहीं करें। अगर मैं एंगल D कहूँगा तो D के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और अगर मैं एंगल F कहूँगा तो फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ इस डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह देते हैं, सपोज करते हैं कि D जो है वो परपेंडिकुलर है और हम कह देते हैं कि F जो है वो
बेस है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखते हैं। ई स्क्वायर किसके बराबर है, डी की वैल्यू क्या है 2√3 और उसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे और फिर किस चीज़ का साइन लगेगा प्लस, एफ क्या है 2 और हम 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर क्या है ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा +4। अब देखें 2 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स 2 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ 3 और 2 टाइम्स 2 इज़ 4। अब हम इसे डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 टाइम्स 3 इज़ 12 एंड 12 + 4 इज़ इक्वल टू 16। हम यहाँ लिखेंगे 16 और ई स्क्वायर कितना आ गया 16। अब अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट और यहाँ आप कह सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्टेप बन जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे 16। फिर ये क्या आएगा ई स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो ई बचा। यहाँ 16 किसका जो है वो स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 टाइम्स 4 इज़ 16। आपको मालूम है कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 4 टाइम्स 4 इज़ 16। अगर आप इसके प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए ये कैसे होगा। अगर मैं कहूँ 16 किसका स्क्वायर है 4 स्क्वायर है और स्क्वायर रूट को अगर हम कहें 1/2 पावर है 4 क्या है यानी 4 स्क्वायर 16 है और ये स्क्वायर रूट 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो ये क्या बच जाएगा 4। हम इस तरीके से स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 4। हम यहाँ इसके साथ किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जो 2 अदर साइड दी जा रही हैं उनमें भी किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं लिखा गया। अब ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें 2 मजीद एंगल को फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड एंगल डी एंड एंगल एफ। तो आप यहाँ रेशो बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर मैं यहाँ रेशो बनाना चाहूँ जैसे डी एंगल को कंसीडर करूँ तो डी एंगल के हिसाब से हम साइन का ही एक रेशो बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि साइन मेजरमेंट एंगल डी किसके बराबर है, साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ देखूँ तो हाइपोटेन्यूज क्या है ई और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है डी, तो डी अपॉन ई जो है वो क्या बनेगा साइन बनेगा। तो मैंने लिखा साइन मेजरमेंट एंगल डी, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी अपॉन ई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें डी फाइंड करना है, हम क्या लिखेंगे साइन मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू डी की क्या वैल्यू दी जा रही है 2√3 और e की क्या वैल्यू दी जा रही है, e की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 4। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये क्या बनेगा साइन मेजरमेंट एंगल d इज इक्वल टू, आप कैंसिल करें 2 टाइम्स 2 इज 4 तो हम क्या लिखेंगे √3/2। आप बता सकते हैं कि साइन √3/2 कब होता है, साइन √3/2 60 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट एंगल D जो है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लिख के कहेंगे मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब आप थर्ड स्टेप करने के लिए आपके पास वही ऑप्शन मौजूद है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप चाहें तो वैसे भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि ये D 60 डिग्री हो गया, तो आप 180 में से माइनस करें, 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 में से 60 माइनस होगा तो एंगल F 30 डिग्री आएगा। लेकिन अगर आप इसी सिमिलर स्टेप जैसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपको जो स्टेप ज़्यादा सूटेबल लगे, अगर आपको लगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री लिख के फिर इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये ज़्यादा आसान है, तो आप वैसे कर लीजिए। और अगर आप सिमिलर इसी स्टेप से करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, एंगल F की हम बात कर रहे हैं। एंगल F के हिसाब से ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है, ये दिया जा रहा है हाइपोटेन्यूज। तो ये हम कहेंगे साइन एंगल F क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से हम रेशो सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं सिंस का साइन लगाया, सिंस का साइन लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे साइन मेजरमेंट एंगल F इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिख लिया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आ जाएगा साइन मेजरमेंट एंगल F किसके बराबर है, F है 2
और e अभी हमने फाइंड किया, e कितना था, e था 4, हमने यहाँ से ले लिया 4, कैंसिलेशन की और ये क्या आ जाएगा, साइन मेजरमेंट एंगल f इज इक्वल टू 1/2 और ये 2 टाइम्स 2 इज 4, ये कैंसिल हो गया। अब आप ये सोच सकते हैं कि साइन 1/2 वैल्यू कब होती है, जब वो 30 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कि मेजरमेंट एंगल f जो है वो 30 डिग्री है, इसलिए अब हम देयरफॉर का साइन लगाएंगे और देयरफॉर का साइन लगा के हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल f इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह जो हमें एलिमेंट्स फाइंड करने थे वो हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स फाइंड किए और ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, इसलिए आप यहाँ पे इसे आंसर लिखेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि 2 केसेस हैं। पहला केस वो जिसमें आपको 2 एंगल्स और 1 साइड दी जा रही है, और दूसरा केस वो जिसमें आपको 2 साइड्स और 1 एंगल दिया जा रहा है, ये सेकंड केस था। और अब आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम इनके मुताबिक भी सिंप्लीफाई करेंगे, जो केस होगा उसके हिसाब से हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपको केस 1 दिया जा रहा है जिसमें 2 एंगल्स और 1 साइड दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री, 45 डिग्री और ये एक साइड आपको 10 दी जा रही है। इसमें कोई यूनिट नहीं है। आपको इसके स्टेप्स मालूम है कि पहले आप सबसे पहले फाइंड करेंगे एंगल को, जो एंगल अननोन है, और उसके लिए फार्मूला सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और उससे हमने फाइंड कर लिया। फिर फर्स्ट साइड फाइंड करेंगे, फिर सेकंड साइड फाइंड करेंगे। पूरा प्रोसेस आप समझ चुके हैं। यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो ध्यान से सुनेंगे। पहले जब आप देखेंगे एंगल और एल दोनों सिंबल बहुत ज़्यादा आपस में मिलते जुलते हैं, तो आप इनका ख्याल रखेंगे कि आपने एंगल और एल के साइन को बहुत डिफ्रेंशिएट करके बनाना है। इसी तरीके से आपने याद रखना है मेजरमेंट एंगल एम। आप देखें ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एन है, और ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एल है। इन चीज़ों का आप पेपर प्रेजेंटेशन में ख्याल रखेंगे और इस किस्म की मिस्टेक नहीं करेंगे कि एल के साइन में और एंगल के साइन में कोई फ़र्क नज़र ना हो। जहाँ कैपिटल एम लिखना है वहाँ स्मॉल एम नहीं लिखेंगे, और इसी तरीके से इन चीज़ों को जहन में रखते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब केस 2 आपके सामने है, उसका एक क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं। स्टेप्स आपको याद हो चुके होंगे। केस 1 के लिए हम सबसे पहले एंगल फाइंड करते हैं और हम फार्मूला यूज़ करते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। फिर हम साइड फाइंड करते हैं और फिर एक और साइड फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं। केस 2 में हम सबसे पहले फाइंड करते हैं अननोन साइड। अननोन साइड के लिए हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, जो कि क्या बताता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल व्हाट इज हाइपोटेन्यूज h एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर g एंड व्हाट इज बेस k। तो हमने ये लिख लिया h स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया था, इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। h की वैल्यू क्या है 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू हमें 6 स्क्वायर है और g हमें फाइंड करना है। 144 है और ये 36 कहाँ से आया, 12 स्क्वायर का मतलब है 12 टाइम्स 12, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 आएगा। 6 टाइम्स 6 इज 36, ये 36 प्लस था, इक्वेशन किस तरफ आके माइनस हो गया, क्या बनेगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 36। अरेंज करके भी लिख दिया। 144 में से 36 माइनस किया तो 108 आया, लेकिन क्योंकि जी स्क्वायर था और हमें जी फाइंड करना है तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेके 108 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये रूट से डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इसका कुछ पार्ट रूट से बाहर आ सकता था, तो इसलिए हमने उसे फैक्टराइज कर दिया, हमने उसके फैक्टर्स फाइंड किए। 108 के फैक्टर्स फाइंड करते हुए पहले 2 से डिवाइड किया, 2 हम कहेंगे कि 2 टाइम्स 5 इज 10 एंड 2 टाइम्स 4 इज 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 इज 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 टाइम्स 7 इज 14। फिर इसके बाद मजीद देखें तो 27 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 टाइम 9 इज 27, 3 टाइम 3 इज 3 एंड 3 टाइम 1 इज 3। ये कम्प्लीटली हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए। अब हम 108 की जगह लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने यहाँ लिख दिया। और रूट कहाँ चला गया, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर ख़त्म हो चुका है। अब अगर आप यहाँ फोकस करें
तो ये पेयर रूट से बाहर आ सकता है और ये पेयर रूट से बाहर आएगा, जबकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो हम रूट के अंदर लिखेंगे 3 और स्क्वायर रूट से बाहर हमने 2 लिखा और यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर 2 लिखा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि जब स्क्वायर बन जाए कोई नंबर तो वो रूट से बाहर आ सकता है। अब यहाँ 2 × 3 = 6, तो ये हमने g की वैल्यू फाइंड कर ली। g की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमने यहाँ से एंगल फाइंड किया और ये एक और एंगल फाइंड किया। हमने क्या किया, इसी ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए जब मैं g की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कहा जाएगा कि g/h यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन बनेगा। तो हमने लिखा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब g की वैल्यू दी जा रही है 6/√3 और h की वैल्यू दी जा रही थी 12। तो 6 से जब 12 कैंसिल हुआ तो डिनोमिनेटर में 2 बचा, न्यूमरेटर में √3 बचा। अब आप समझ सकते हैं कि √3/2 साइन कब होगा, साइन जब 60 डिग्री होगा तो तब वो √3/2 बनेगा। तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट एंगल g 60 डिग्री के बराबर आएगा। इसके बाद हमने इसी प्रोसेस से मेजरमेंट एंगल k को भी फाइंड किया और इस प्रोसेस से फाइंड करने के बाद ये सामने आपके आंसर मौजूद है। हमें 3 एलिमेंट्स फाइंड करने थे, जिसमें पहला जो है वो हमने साइड फाइंड की, फिर एक एंगल फाइंड किया और एक मजीद एंगल फाइंड किया और ये केस 2 का एक क्वेश्चन था जो कि सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 2 पार्ट 1 सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के हवाले से हमें डिफरेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देखें दिया जा रहा है सॉल्व ट्राइंगल ABC व्हेन मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल B हमें दिया जा रहा है 60 डिग्री एंड A इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ हमें किसी किस्म की कोई डायग्राम नहीं दी जा रही थी, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ये डायग्राम खुद से बना के आपके सामने लिखी है। तो अब पहले क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करते थे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते थे, लेकिन क्योंकि अब आपको डायग्राम नहीं दी गई तो आप पहले गिवन, फिर रिक्वायर्ड और फिर सॉल्यूशन की हेडिंग देके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अब तक जो आप क्वेश्चन समझते आए हैं वही क्वेश्चन आप यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिया जा रहा है, मेजरमेंट एंगल C, मेजरमेंट एंगल B और A, यानी आपको 2 एंगल्स और 1 साइड दी जा रही है और ये केस 1 है और केस 1 के प्रोसेस से ही इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। मैं इसकी कंप्लीट डिटेल में जाके आपको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। लेकिन आप प्रेजेंटेशन का ख्याल रखेंगे, ट्राइंगल समझने के लिए बनाई गई है, क्वेश्चन में नहीं दी गई थी। रिक्वायर्ड लिखेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमें फाइंड क्या करना है, मेजरमेंट एंगल A और C और B ये हमें फाइंड करना है। तो हमने लिख दिया टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट एंगल A, B एंड C। और फिर हमने फर्स्ट स्टेप जैसे मेजरमेंट एंगल A फाइंड किया, फिर सेकंड स्टेप हमने C फाइंड किया, फिर हमने B को सिंप्लीफाई किया। क्योंकि यहाँ हमें यूनिट सेंटीमीटर दिया जा रहा था इसलिए हमने यहाँ भी सेंटीमीटर लिखा और यहाँ भी सेंटीमीटर लिखा। और अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को समझते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड एक फील्ड है जो रेक्टेंगुलर शेप की है और उसका डायगोनल किसे कहा जाता है, शेप आपके सामने मौजूद है, इस शेप को ये डायगोनल कहलाता है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसे आप देख सकते हैं कि इसमें लेंथ और ब्रेथ 2 साइड आपको दी जा रही हैं, लेकिन इसमें डायगोनल दिया जा रहा है। और डायगोनल कितना दिया जा रहा है आपको, x + 8 मीटर आपको बताया जा रहा है। इसके बाद फर्दर आपको क्या कहा, और कहा गया एंड द साइड्स आर 8 मीटर एंड x + 4 मीटर, यानी एक साइड हमने x लेनी है। कहाँ
रेक्टेंगुलर, हाँ चलिए दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन 4, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका डायगोनल हमें दिया जा रहा है x+8 और उसकी दो साइड्स हमें बताई जा रही हैं, एक साइड x है और दूसरी साइड x+4 दी जा रही है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे लिख देंगे। हमने क्या लिखा, इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट द डायगोनल इज equal to x+8 meter and the breadth is x meter and the length is x+4 meter। अब हमने ये क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किया, इसके अकॉर्डिंगली हम एक डायग्राम बनाते हैं और ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें डायगोनल इस लाइन को कहा जाता है, जो कि कितना बताया गया था, x+8 बताया गया है। फिर हमें मीटर, हमने ये लिखा x मीटर, यानी ये ब्रेथ है जिसे हमने x मीटर लिया और लेंथ है जो x+4 हमने लिया। क्योंकि लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ कम है तो इसलिए ये कम हमने x मीटर लिया और जो ज़्यादा था उसे x+4 मीटर लिया। आप समझ सकते हैं लॉजिकली कि x+4 ज़्यादा होगा x से, तो इसीलिए इस साइड को ज़्यादा होने की वजह से हमने x+4 मीटर कंसीडर किया और इसे हमने x मीटर कंसीडर किया। यहाँ तक कंसीडर करने के बाद नाउ यू नीड टू थिंक लॉजिकली हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो इफ़ यू कंसीडर इट इज़ मेकिंग एक्चुअली टू ट्राइंगल्स। ये जो दो ट्राइंगल्स आपके सामने बन रही हैं, तो इन ट्राइंगल्स में अगर आप देखें तो ये अगर x मीटर है तो ये साइड भी x मीटर होगी, ये x+4 मीटर है तो ये साइड भी x+4 मीटर है। लेकिन इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लेंगे और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री एंगल दिया जा रहा है। एंड यू नो इट वेरी वेल दैट द साइड ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री एंगल इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस है। अब आप इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस या इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस मान सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली इस एंगल या इस एंगल की बात नहीं की जा रही। तो हमने हाइपोटेन्यूस को देखा कि वो कितना है, x+8 है। अब हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर एंड सिंप्लीफाई दिस। हम देखेंगे कि हाइपोटेन्यूस की क्या वैल्यू दी जा रही है, x+8, हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। फिर इसके बाद हम परपेंडिकुलर लेते हैं x को, तो हम क्या लिखेंगे, x होल स्क्वायर, और बेस कितना दिया जा रहा है, x+4 होल स्क्वायर। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर यूज़ करने के लिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। लिखेंगे a² + 2ab + b स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है कि a+b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² + 2ab + b स्क्वायर। अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की जगह हम x लिखेंगे और b की जगह हम 8 लिख लेंगे। यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद नेक्स्ट साइड पे जाते हैं, ये x² है और सिमिलरली यहाँ भी a+b होल स्क्वायर फार्मूला ही यूज़ होगा। हम फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला देखते हैं उसी तरीके से, a² + 2ab + b स्क्वायर यहाँ लिखा और यहाँ क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या दी जा रही है, 4 दी जा रही है। क्योंकि हमने एक फार्मूला यूज़ किया सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू शो दैट फार्मूला। हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला क्या है, a+b होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा, a² + 2ab + b स्क्वायर। यही एक फार्मूला इसके लिए भी और यही सेम फार्मूला यहाँ भी हमने अप्लाई किया। 2 दफ़ा एक ही स्टेप में एक फार्मूला हमने यूज़ किया। तो अब हम इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा x² + 2 × 8 इज़ 16x + 8 × 8 इज़ 64। फिर हम इस साइड की तरफ आते हैं, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस ये भी क्या है, x², और इसे अगर आप देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8x + 4 × 4 इज़ 16। हमने इसे 16 लिख लिया। अब इसके बाद हम तमाम
कि तमाम टर्म्स को इक्वेशन के उस साइड पे ले जाएं और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव। जब ये इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो सकता है। आप ये रूल भी याद रख सकते हैं कि अगर इक्वेशन के दो तरफ बिल्कुल सेम साइन वाली टर्म्स दी जा रही हैं तो आप उन्हें भी आपस में कैंसिल कर सकते हैं। फिर हम जब इन्हें शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 16x और माइनस 64। यहाँ क्या बचा 0। आप इसे फ्लिप करके लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 8x में से 16x माइनस करेंगे तो माइनस 8x बचेगा और 16 में से 64 को माइनस करेंगे तो माइनस 48 बच जाएगा और ये क्या आ गया 0। अब आप 48 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आप देखेंगे कि किस को किस से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 8 बनेगा। मिडल टर्म को हमने ब्रेक करना है। मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए 48 जो है अगर आप सोचें तो ये है 12 टाइम्स 4 इज़ 48 और 12 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो वो 8 आएगा। तो हम इसे इसी तरीके से करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा 12x माइनस 4x, ये हमने मिडल टर्म को ब्रेक किया, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को ब्रेक करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 48। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन क्या आएगा x, ये क्या हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ कॉमन क्या आएगा 4 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा x और ये से 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसमें क्या कॉमन है x माइनस 12 और यहाँ बचा क्या x प्लस 4, किसके बराबर आया 0 के। ये देखिएगा क्या x माइनस 12 और यहाँ x माइनस 12 कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 4, ये किसके बराबर है 0 के। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, x माइनस 12 या तो 0 के बराबर है या x प्लस 4 0 के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब 0 आंसर आएगा तो आप सोच सकते हैं कि कोई एक टर्म 0 के बराबर होगी, क्योंकि आंसर 0 उसी सूरत में आ सकता है। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आएगा। अगर मैं कहूं कि 6 टाइम्स 0 इज़ 0 तो इसका मतलब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। अब चेक करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ, इम्प्लाइज दैट का साइन डाल के चेक करते हैं क्या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू प्लस 12, क्योंकि माइनस 12 इक्वेशन के सेकेंड साइड पे जाके प्लस 12 हो जाएगा और ये क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस 4। अब दो आंसर आ गए, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x की। हमारे पास आंसर आया 12 और दूसरा आंसर आया -4। आप याद रखिएगा कि जब भी हम कभी डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं कभी नहीं कह सकता कि -4 मीटर, -4 मीटर पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे इम्पॉसिबल, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव वैल्यू आंसर हो सकती है। तो एक्चुअल हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 12 मीटर हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया था कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू जो है वो 12 मीटर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन ठीक तरीके से समझ आया होगा। आज की एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। तमाम क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थे और आसान सवाल थे। इसी तरीके मज़ीद वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।